एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। अब मैं वहाँ से ग्रेजुएशन करके वापस आई थी। मेरी उम्र 22 साल की थी। पापा ने जब मुझे बस स्टैंड से रिसीव किया था तो कहने लगे कि आज मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तुम घर जाओगी तो हैरान रह जाओगी, इसलिए रास्ते में ही बता दूँ। आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने कहा, आज कौन सी खुशी का दिन है? तो कहने लगे, आज तुम्हारे पापा की शादी है। मैं ये बात सुनकर हैरान हुई, क्योंकि मेरी मम्मी इस दुनिया से तब ही चली गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मैंने उनकी सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। मैंने कहा, पापा आप शादी कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, तुम छोटी थी इसलिए मैंने शादी नहीं की, लेकिन अब तुम बालिग हो गई हो इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है। मेरी मम्मी कैसी हैं? उन्होंने कहा, अरे वाह, तुम तो अभी से ही उसको अपनी माँ मान लिया है, लेकिन तुम उसको मम्मी नहीं कहना। मैंने कहा, क्यों? क्या हुआ? वो मेरी माँ की जगह नहीं है? मेरे पापा ने कहा कि तुम्हारी माँ की जगह है, लेकिन जब तुम उसको मम्मी कहोगी तो बहुत अजीब लगेगा। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने उस लड़की को देखा। मैं उसको मम्मी कैसे कह सकती थी? वह तो उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी। लेकिन आखिर मेरे पापा ने ये सब कुछ क्यों किया? ये जानकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पापा ने जिस लड़की से शादी की थी वह न सिर्फ कम उम्र की थी, बल्कि मेरे पापा की आज मेरे पापा की शादी थी। मैं गांव से बहुत दूर चली आई थी, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना चाहती थी। ग्रेजुएशन करके वापस आई थी। यहाँ गांव में ग्रेजुएशन को भी बहुत ज़्यादा समझा जाता था। मैंने जब उस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई थी। वह तो उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी और वह मेरे पापा से शादी कर रही थी। मेरे पापा को तो किसी ऐसी औरत से शादी करना चाहिए थी जो उम्र में बड़ी हो, या 30-35 साल की तो होती, तब भी कम उम्र होती, क्योंकि मेरे पापा की उम्र बहुत ज़्यादा थी। मेरे पापा मम्मी की शादी के मैं 8 सालों के बाद पैदा हुई थी और मैं 22 साल की हो चुकी थी। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि मेरे पापा की उम्र कितनी ज़्यादा होगी, और फिर ऐसी कमसीन लड़की से शादी कर रहे थे। वह भी चुपचाप बैठी थी। मुझे मेरे पापा ने कहा कि तुम ज़रा उसके पास जाकर बैठ जाओ, ये बहुत डरी हुई है। मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम सलमा है। मैंने कहा, और तुम्हारी उम्र क्या है? तो वह चुपचाप सी हो गई। उसने कहा कि मम्मी ने कहा था कि किसी को उम्र नहीं बताना। मैंने कहा, क्या करती हो तुम? तो कहने लगी, मैंने कुरान हाफिज़ा किया है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की थी, और हिंदी इंग्लिश मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। इस्लाम की तालीम की है। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? मैं उससे ये जानना चाह रही थी कि उसके माँ बाप ने क्यों उसकी शादी बड़े उम्र के आदमी के साथ कर दी थी। उसने कहा कि मेरे माँ बाप इधर ही रहते हैं, पर वो मेरी शादी में नहीं आए। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होंगे, पर हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने कहा कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? वह चुप सी हो गई। उसने कहा कि मुझे मना किया था कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं और ना ही सोचूं। फिर मेरे पापा ने मेरे लिए ये रिश्ता तय किया। मुझे उनके खिलाफ जाकर उनकी नाराज़गी मोल नहीं लेनी थी, नहीं तो मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैं एक ही पल में समझ गई थी, ये तो बहुत ज़्यादा मासूम है। लेकिन मेरे पापा तो समझदार थे। उनको ऐसी लड़की से शादी करने की भला क्या ज़रूरत थी, जो उनकी अपनी बेटी से भी कम उम्र की थी। मैंने सोच लिया था, मैं इस लड़की का बहुत ख्याल रखूँगी, क्योंकि शादी तो अब हो गई थी। रात हुई तो उससे उसके कमरे में छोड़कर आना था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। शायद बचपन में उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया होगा, मुझे पाला होगा। लेकिन मैं 3 साल की थी जब वह इस दुनिया से चली गई थी। मुझे उनका मध्यम मध्यम सा चेहरा याद था। तस्वीर देखी थी, ऐसा लगता था हाँ, यही मेरी माँ है। लेकिन मुझे उनका एहसास बिल्कुल भी याद नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी। फिर भी मुझे बुरा लग रहा था कि आज उनकी जगह कोई और लड़की आकर बैठ गई है। मैंने उसे ले जाकर पापा के कमरे में बिठा दिया। मैंने कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। उसने कहा कि हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत है। वह इस कमरे में मुझे कहीं कुरान पाक नज़र नहीं आ रहा है। आप मुझे बता देंगी कि कुरान पाक कहाँ पर है? मैं सुबह सुबह उठकर तिलावत करती हूँ। मैंने उसे कहा कि हाँ, कुरान पाक तो है, मैं उसके कमरे में लाकर रख देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कल सुबह तुम्हें तिलावत करने का वक्त मिलेगा। उसने कहा कि मेरी तो रोज़ की रूटीन है। मैंने कहा कि ठीक है, फिर अपनी रूटीन को पूरा करने की कोशिश करना। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठ गई, क्योंकि मुझे पापा ने कहा था कि मैं कुछ लोगों को पैसे वगैरह देकर फ्री होकर फिर आता हूँ। मेरे पापा ने अपनी शादी बड़ी धूमधाम से की थी। शादी में पूरे गांव वालों को बुलाया था और सब रिश्तेदारों को भी बुलाया था। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को भी बुलाया था।
उनको जरा भी एहसास नहीं था वे क्या कर रहे हैं। मैं उनकी बेटी थी। गांव के लोगों से मेरे पापा की बातचीत काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं उनसे ऐसी बात कैसे पूछ सकती थी। पापा ने अचानक से एक कमसीन लड़की से शादी क्यों कर ली, जो उम्र में बहुत कम थी। मैं पूछना चाहती थी क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर लग रहा था। लोग अभी से बातें कर रहे थे। मेरे पापा के ही शादी में आए हुए थे, खाना खा रहे थे और वे लोग हमारे लिए ही खराब बातें कर रहे थे। हासिम की तो खुद की जवान बेटी थी, उसकी शादी की उम्र थी और हासिम तो खुद शादी रचा कर बैठ गया। मेरे पापा कोई गरीब आदमी नहीं थे, उनकी बहुत सारी ज़मीनें थी और शहर में भी बड़ा कारोबार था। वे शहर आते जाते रहते थे, कभी गांव आते तो दोनों जगह काम संभालते थे। जब मैं शहर में पढ़ रही थी तो मुझसे भी अक्सर मिलने के लिए आते थे। उनके पास बहुत पैसे थे, लेकिन हमेशा ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और उन्होंने अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने की आदत थी। वे अपना गुस्सा दूसरों पर ही निकालते थे। मुझे मेरी मौसी ने बताया था कि अच्छा हुआ तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई थी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरी बहन को बहुत बुरी हालत में रखा हुआ था। मैं अपनी माँ के बारे में बातें करती रहती थी और पूछती रहती थी। वह कहती थी कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी और समझदार औरत थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने उस पर बहुत जुल्म किया था। उसके ऊपर हाथ भी उठाया था, उसे मारा भी था। जब तुम पैदा हुई तो उसके बाद एक दिन अचानक ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तुम्हारे पापा ने कहा कि वे सीढ़ियों से गिर गई है और उसके सर पर चोट लग गई थी, लेकिन अब हमें नहीं पता कि उसमें क्या सच है क्या नहीं। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसको अस्पताल ले जा चुका था और डॉक्टर ने भी यही कहा था कि गिरने की वजह से चोट आई है। चोट बहुत गहरी है। तुम्हारी माँ 12 दिन अस्पताल में रही थी और जख्म ना भर सके और इस दुनिया से चली गई। हम नहीं जानते वह गिर गई थी या उसे गिराया गया था, लेकिन उन लोगों की लड़ाइयाँ पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। अब तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। अब उस लड़की का अल्लाह ही मददगार है, लेकिन अब तुम समझदार हो, बड़ी हो, उसका ख्याल रखना। सुबह हुई तो मैं किचन की तरफ बढ़ी। मैंने कहा वह तो दुल्हन है, नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा। जबकि ये दूसरी शादी थी और दूसरी शादी पर लोग बहुत आए हुए थे, काफ़ी भीड़ था। जब पापा ने सबको बुलाया था तो फ़िलहाल उनको सारी रस्में भी निभानी चाहिए थी, लेकिन जब मैं किचन में गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। सलमा वहीं खड़ी होकर बर्तन धो रही थी और नाश्ता भी बना रही थी। मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है और तुम यहाँ खड़ी होकर बर्तन धोने लग रही हो। उसने कहा कि हाँ, मुझे आपके पापा ने ही कहा था कि मैं जाकर काम करूँ। मैंने कहा उन्होंने तुम्हें खुद कहा है? तो कहने लगी हाँ, उन्होंने मुझे ही जगाया था, जाकर बर्तन धो लो। मैंने उसके चेहरे पर देखा तो उसके चेहरे पर जख्म के निशान नज़र आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या है तुम्हारे साथ? तो कहने लगी कुछ नहीं, शायद मेकअप की वजह से चेहरा ऐसा हो गया हो। मैंने कहा कि ऐसा निशान तो नहीं लग रहा, ऐसा लगता है किसी ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा है। वह मुझसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी और जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी वह सुबह सुबह सारे घर के काम संभाल लेगी। पापा को देखा तो वे बाहर आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, नहा धोकर बैठे हुए थे, साफ सुथरे लग रहे थे। मैं जाकर पास बैठ गई। कहने लगे नाश्ता बना दिया उसने? मैंने कहा हाँ बना रही है पापा। पापा ने कहा तुम सुनाओ कैसी हो बेटी? कोई समस्या तो नहीं हुई शहर में? शहर की आदत तो नहीं पड़ गई? यहाँ घर में नींद तो आई है ना? मैंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ पैसे हैं, ये अपने पास रखो, घर में जो चीज़ कम पड़ जाए उसे मंगवा लेना। सलमा के हाथ में पैसे मत देना, उसे नहीं पता घर की सारी समस्या तुम संभालोगी। और तुम्हारा कमरा भी ठीक से साफ़ नहीं हुआ है, वह भी उससे साफ़ करवा लेना। खाना भी उसी से बनवा लेना और कोई काम हो तो वह भी करवा लेना। अब आ गई है तो तुम्हें पता होगा कि जो छोटे मोटे काम हैं वह भी करवा लेना। मैंने कहा कि पापा आज तो उसकी शादी का पहला दिन है, अगर उसे इतने सारे काम करवाओगे तो वो बुरा नहीं मान जाएगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बुरा नहीं मानेगी। अगर बुरा मानेगी तो मुझे बता देना। इस बात पर वह हंसने लगे। मुझे पापा कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनका बैग पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ, रात तक वापस आ जाऊँगा। उसका खास ख्याल रखना। उसके घर से कोई आए तो उसको उनके साथ मत भेजना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा अगर वे ले जाना चाहें तो मैं कैसे रोक सकूँगी? मेरे पापा ने कहा कि तुम हक से रोकना, गुस्से से कहना कि ये नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे हाथ में ये अधिकार दे कर जा रहा हूँ, तुम समझदार हो। मैं बिल्कुल चुप हो गई। पापा वहाँ से चले गए।
पापा रात को आए। पापा के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। थोड़ी देर के बाद सलमा की रोने की आवाज़ आने लगी। वह रो रही थी। वह शायद मेरे पापा ने उस पर हाथ उठाया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था आखिर किस तरह की शादी थी। उसके बाद ये तो रोज़ का ही रूटीन चल पड़ा था। पापा पूरा दिन उससे घर के काम करवाते और रात को उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते और मुझे भी कहते कि उसके साथ ऐसा ही रखो जैसे कि वह इस घर की मेंबर ही ना हो, कोई नौकरानी हो। सारे घर के काम करेगी, खाना बनाएगी। अगर बदतमीजी करे तो मुझे बता देना, मैं उसको सीधा कर दूंगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ था क्योंकि वह कम उम्र की थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई थी। कहने लगी कि मेरे बदन में बहुत दर्द है। जब मैंने उसको हाथ लगाया तो उसे बुखार था। मैंने कहा तुम जाकर बैठ जाओ, मैं काम कर लूँगी। तो वह डर गई। उसने कहा कि नहीं नहीं, अगर आपके पापा को पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने कहा कि उनको पता नहीं चलेगा। मैंने उसको आराम करवाया और घर के काम खुद ही कर ली और मुझे पता था कि पापा आएंगे तो फिर उसी से काम करवाएंगे। पर पापा ने कहा कि कुछ दिन के लिए कोई नौकरानी रखनी पड़ेगी घर के कामों के लिए। अब उससे काम नहीं करवाना अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? तो कहने लगे तुम उसी से पूछ लेना और गांव में जाकर पता कर लेना, कोई काम करने वाला हो। पैसे बेशक जितनी मर्जी ले लें, हमें बस एक औरत चाहिए जो घर के काम करे। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। अभी कल तक तो सलमा से ही सारे घर के काम करवा रहे थे और अब कहने लगे कि कोई औरत रख लो, उससे काम नहीं करवाना। मैं जब उसके कमरे में गई तो मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? तो कहने लगी पता नहीं, चक्कर से आ रहे थे, मन मतली सा हो रहा था, डॉक्टर के पास ले गए थे। मैंने कहा कि किस टाइम गई थी? तो कहने लगी शाम के टाइम गई थी, जब आप सो रही थी। मैंने कहा फिर डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा कि उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा, आपके पापा को ही सब कुछ बताया है। हाँ, ये रिपोर्ट उन्होंने दी है, पर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैंने कहा तुम वह रिपोर्ट ज़रा मुझे दिखाओ। जब मैंने रिपोर्ट देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी क्योंकि वह लड़की माँ बनने वाली थी। मैं हैरान रह गई। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया था। मुझे पापा से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। पापा ने ये क्या किया था? एक तो कम उम्र की लड़की से शादी कर ली, उसे घर में रखा, उससे लड़ाई झगड़ा करते थे। ये तो पूछूं कि आपका और उसका जोड़ क्या है कि आप उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? अगर उससे कोई गलती हुई है तो वह गलती नहीं करेगी तो और क्या करेगी? उसकी तो इतनी उम्र ही नहीं है कि वह घरदारी संभाल लेती। और ये सब तो एक तरफ है, अब वह माँ बनने वाली थी। उसके चेहरे पर न जाने कितने चोटों के निशान थे। मैं जब भी पूछती थी तो कहती थी मुझे चोट लग गई है, मुझे जख्म लग गया है और ये जख्म मेरी गलती की वजह से लगी है, मेरा पाँव फिसल गया था। ये नहीं बताती थी कि मेरे पापा ने उस पर हाथ उठाया था। हर वक्त थकी थकी रहती थी, परेशान रहती थी और अब माँ बनने वाली थी। और मैं तो उसके माँ बाप पर हैरान थी जो एक दफ़ा भी मिलने के लिए नहीं आए थे। अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने उसकी मदद ज़रूर करूँगी और मैं उनके माँ बाप के घर चली गई। जब उनको पता चला कि मैं सलमा की सौतेली औलाद हूँ तो वो मेरे आगे पीछे फिरने लगे। उन्होंने चाय वगैरह भी बना ली। मैंने कहा कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। मैंने उन लोगों को देखा, उनके घर की हालत कुछ अजीब सी थी। घर बहुत पुराना था, टूटा हुआ था, लेकिन कुछ सामान बिल्कुल नया पड़ा था, जैसे कि नया फ्रिज नज़र आ रहा था, नया टीवी और नई वॉशिंग मशीन। लेकिन चारपाई नहीं थी। लेकिन बाकी सब चीज़ पुरानी पुरानी सी ही लग रही थी। उन्होंने कहा कि हम तो गरीब लोग हैं, आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। चाय वगैरह बनाकर मेरे सामने रखी। मैंने कहा मैं सलमा के बारे में बात करने आई थी। आप लोगों ने उसकी शादी मेरे पापा के साथ क्यों की थी? उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसे कोई गलती हो गई? मैंने कहा कि गलती की बात नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे पापा से अपनी बेटी का रिश्ता क्यों किया। आपकी बेटी तो जवान थी, कुंवारी थी, कम उम्र की थी और मेरे पापा तो इतने बूढ़े थे, इतने बूढ़े इंसान थे। तब सलमा के पापा उठकर बाहर चले गए और उसकी पत्नी रोने लगी। उसने कहा कि हम भी नहीं करना चाहते थे लेकिन मजबूर थे। मैंने कहा कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी? तो कहने लगी आपके पापा से हमने कर्जा लिया हुआ था और वह भी कई दफ़ा ले रखे थे, पर अब तुम्हारे पापा बहुत शोर कर रहे थे। मैंने कहा क्या मेरे पापा ब्याज पर पैसे देने का काम करते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, उन्होंने तो आधे से ज़्यादा गांव को ब्याज पर पैसे दिए हुए हैं। मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे ये बात पता ही नहीं थी, लेकिन ये बात तो बहुत बुरी थी। ब्याज लेने वाला तो बुरा हो जाता है। ब्याज के पैसे से आपके घर में कोई बरकत नहीं होता। उसने कहा कि जितना कर्जा हमने लिया था हमने वापस कर दिया था, पर ब्याज मांग रहे थे
और हमारे पीछे ही पड़ गए थे। उन्होंने तो हमारे घर पर पुलिस भी भेज दी थी। बस उसी दिन से हम डर गए थे। फिर हमने उनसे ये कह दिया, आप ही बताइए कि अब हम क्या करें? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो कहाँ से लाएं? तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो, और फिर मजबूरी में आकर मुझे मेरी फूल सी बेटी का रिश्ता आपके पापा के साथ करना पड़ा। आपके पापा ने हमारा सारा सूद ब्याज माफ़ कर दिया है और हमें कुछ पैसे भी दिए हैं। उन्हीं पैसों से हमने घर की कुछ चीज़ें ले आए हैं। पता नहीं वह वहाँ पर किस हाल में है। वह ठीक तो है ना? मैंने जब उसको बताया कि वह माँ बनने वाली है तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अब आपको बेटी दे दी है, अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते। वह बुरी तरह से रोने लगी। मैंने उसको तसल्ली दी कि जब तक मैं वहाँ हूँ मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूँगी। लेकिन मेरी सोच हैरान थी कि मेरे पापा ये सब क्या कर रहे थे। एक बेटी हमेशा अपने बाप के बारे में यही सोचती है कि उसका बाप एक बहुत अच्छा इंसान हो, बादशाह हो और कोई अच्छा इंसान हो। मैंने ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अभी तक मैंने अपने पापा में कोई अच्छाई नहीं देखी थी। उन्होंने मेरी मम्मी की ज़िंदगी बर्बाद की। वह इस दुनिया से चली गई। सब लोग ये कहते थे कि उसने अपनी पत्नी को खुद मारा है। अब ये है कि वह एक मजबूर माँ बाप की मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया, उनकी जवान बेटी से रिश्ता कर लिया। उस बेटी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब उसको माँ भी बना डाला और पूरे गांव से पैसे वगैरह ब्याज पर देते हैं और लेते हैं। कुछ भी करने को तैयार है। मैं ये सब नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। जब एक रात मैंने सलमा की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अब वह माँ बनने वाली थी। फिर भी पापा ने उस पर हाथ उठाया था। वह भागती भागती बाहर आ गई थी। वह बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैंने जाकर उसे पकड़ लिया। पापा ने मुझे देखा तो बहुत शर्मा गए। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैंने कहा कि अब आप इतनी ज़ोर से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपकी आवाज़ में मैं कैसे सो सकूँगी? पापा, आपको क्या हो गया है? आप ये क्या कर रहे हैं? और ये क्या कर रही थी? फिर पापा ने कहा कि ये हमारी समस्या है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, हाँ, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है और मैं बहुत बड़ी बदतमीज़ी करूँगी अगर मैं आपकी समस्याओं में बोलूँगी। लेकिन आपको उस लड़की से शादी करने की क्या पड़ी थी? फिर आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो करते। अगर उससे कोई गलती हुई है तो आप बड़े हैं, आप उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं और इस हालत में उस पर हाथ उठाते हो। आपको ज़रा भी तरस नहीं आता। आप मेरे पापा नहीं हो सकते। अगर मेरी माँ जिंदा होती, अभी मैं यही बोल रही थी कि मेरे पापा ने कहा अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वह अभी तक मेरे सर पर नाच रही होती। तुमने भी उसी की जुबान पाई है, उसी की राह पर चल रही हो। दूसरों के मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ एक बुरी औरत थी, अच्छा हुआ इस दुनिया से चली गई। अगर मैं उसको ठिकाने नहीं लगाता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे पापा ने जब ये शब्द बोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसका मतलब मेरे पापा ने ही मेरी माँ को इस दुनिया से भेजा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, इसका मतलब आपने तो? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने गुस्से में ही कह दिया था, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी माँ को जान से मारा था। सबको पता है एक हादसे की शिकार हुई थी। अब जाओ अपने कमरे में। उन्होंने मुझे मेरे कमरे की तरफ जाने का इशारा कर दिया और खुद सलमा के बाजू पकड़कर खींचते हुए उसे कमरे में ले गए। मैं सारी रात रोती रही, उन सभी चीज़ों के बारे में सोचती रही। अपने पापा का व्यवहार, अपने ख़ानदान वालों की बातें, जो लोग मेरे पापा के बारे में बोलते थे, और सलमा की माँ ने जिस तरह से रोते हुए सिसकते हुए कहा उसकी शादी तो वे नहीं करना चाहते थे पर मजबूरी में की थी। और फिर सलमा की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। थोड़े दिन रह गए थे। मेरे पापा ने सारे गांव वालों को तंग कर रखा था। लोग मेरे पापा को बद्दुआएं देते थे। वह बहुत बुरा इंसान है और उसकी बेटी की नसीब भी बुरी होगी। उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ होगा। मुझे भी बद्दुआएं देने लग गए थे। कभी कभी माँ बाप के किए की सज़ा बच्चों को भी मिलती है। मैं तो ये सोचने लगी मेरी क्या गलती है, मेरा क्या होगा। जब पापा ने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, अब तुम्हारी उम्र भी बड़ी हो गई है, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब तुम्हारी शादी होगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी गांव में नहीं करूँगा, शहर में करूँगा। लेकिन जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़का देख लिया है। अगर तुम उसकी तस्वीर देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें तस्वीर दिखा दूँगा, लेकिन तुम्हें उसी जगह शादी करनी है। मैंने कहा, जब मेरी शादी उसी जगह करनी है तो फिर तस्वीर देख लेने में
यह ना देखने से क्या हो सकता है? जो करना है वो कर लीजिए। आपने हमेशा अपनी मर्जी ही तो की है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने तुम्हारी जुबान चल रही है, लेकिन अपने पति के सामने सोच समझ कर बोलना। मेरी शादी तय हो गई। मैंने गुस्से में कह दिया, मुझे तस्वीर भी नहीं देखनी। लेकिन मुझे मेरी मौसी ने फ़ोन करके बताया कि पता है तुम्हारी शादी किसके साथ कर रहे हैं? मैंने कहा कि किसके साथ? कहने लगी कि अपने एक दोस्त के साथ जो तुम्हारे पापा के उम्र का ही है, लेकिन बहुत अमीर है और तुम्हारे पापा का बिजनेस पार्टनर भी है। उसके साथ तुम्हारी शादी कर रहे हैं। अब तुम ही कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने कारोबार को चमकाने के लिए तुम्हारा सौदा कर रहे हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अपने ही बाप के लिए अल्लाह से दुआ करूं या बद्दुआ करूं, बीच में फंस कर रह गई थी। सलमा को जब मैंने पहले दिन देखा था, वह कौन सी कोई खुशनसीब लड़की थी। वह चुपचाप बैठी रहती थी, लेकिन अब तो उसकी हालत और भी बुरी होने लग गई थी। उसके प्रेगनेंसी को न जाने कितना वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। मेरे हिसाब से उसका पूरा दिन चल रहा था, शायद ऊपर भी हो गया था। मैंने कहा ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है। हमने कहा कि पर डॉक्टर साहब, उसको तो ज़्यादा टाइम हो गया है। उसने कहा टाइम तो ज़्यादा हो गया है, अगर आप कहते हो तो हम ऑपरेशन कर देंगे। तो मेरे पापा ने बीच में टांग अड़ाई और कहा कि नहीं, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना। जब बच्चा इस दुनिया में आना है तो आ जाएगा। अगर उसको ऑपरेशन हो गया तो वह किसी काबिल नहीं रह पाएगी। मेरे पापा ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। सलमा तो बहुत तकलीफ़ में थी। इस तरह फिर 1.5 महीना और बीत गया। एक दिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास ले गए। सलमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। हम सभी लोग बाहर खड़े थे। मेरे पापा अब बहुत खुश थे। मुझे कह रहे थे तुम्हारी माँ ने मुझे सिर्फ एक बेटी दी, पर मेरा दिल कहता है कि सलमा ने आज एक बेटे को जन्म दिया है जो मेरे पूरे कारोबार और जायदाद का वारिस बनेगा। और मेरा दिल कह रहा है वह इस दुनिया में आ चुका है, क्योंकि अब अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब कि मेरे पापा ने सिर्फ अपने वारिस के लिए शादी की थी। तभी तो वे सलमा के साथ बुरा व्यवहार रखते थे, लेकिन जब वह माँ बनने वाली थी तो फिर उससे घर का काम नहीं करवाते थे। डॉक्टर ने बच्चे को बाहर लाने के बजाय हमें ही अंदर बुलाने लगी। उसने कहा कि आप ज़रा मेरे कमरे में आइए। जब हम कमरे में गए तो बच्चा एक तरफ कोने में पड़ा था। पापा उसके तरफ जाने लगे। डॉक्टर ने मना कर दिया। उसने कहा मैं आपको ये राय नहीं दूंगी कि आप बच्चे को देखें, और अब ये बताइए कि अब क्या करना है। मैंने कहा क्या मतलब, सलमा तो ठीक है ना? उन्होंने कहा कि हाँ वह तो ठीक है, लेकिन ये बच्चा ठीक नहीं है। जब उस बच्चे को पापा ने जाकर एक नज़र देखा तो पापा अपने दिल पर हाथ रखकर एक तरफ हो गए। डॉक्टर साहब को पकड़कर रोने लगे और मेरी हालत भी पतली हो गई। मैंने कहा क्या है? डॉक्टर ने कहा कि जब हमने उसको पहली दफ़ा देखा तो हम सजदे में गिर गए थे। मैंने आपको यही पूछने के लिए बुलाया था कि आप लोग किस तरह के लोग हैं, क्योंकि इस बच्चे को देखकर कोई भी बता नहीं सकता ये उनकी औलाद है। शायद इंसान की कर्मों की सज़ा है। मेरे पापा बेहोश हो गए। पापा को अटैक आ गया था और साथ ही पैरालाइज अटैक भी हो गया था। वे बिस्तर पर पड़ गए थे। अब ना तो हिल सकते थे ना बोल सकते थे, बस आंखों से इशारा कर सकते थे और हर टाइम रोते रहते थे। सलमा को उसके माँ बाप के घर पर वापस भेज दिया गया था, क्योंकि मैंने यही अच्छा समझा, और बच्चा बेचारा इस दुनिया में आने के 4 दिन के बाद इस दुनिया से चला गया था। मैं अपने पापा का ख्याल रखती हूँ। वे बस अब आसमान की तरफ देखते रहते हैं, कहते हैं मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उनके मुंह से पूरे शब्द भी नहीं निकलते। उनके आधे हिस्से पर पैरालाइज अटैक हुआ है। उनको देखकर बहुत अफसोस होता है। रोती हूँ, लेकिन ये भी सच है, सब कुछ उनकी अपनी वजह से हुआ है। अल्लाह उनकी तकलीफ़ कम कर दे, या तो उनको ठीक कर दे या फिर अपने पास बुला ले। आप लोग भी मेरे पापा के लिए दुआ कीजिए। बाकी उन्होंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया था, बहुत बद्दुआएं बटोरी थी, लेकिन अब वह बहुत बुरी हालत में है। या अल्लाह उनको माफ़ कर दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।